हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि अगर हमारा प्रतिरोध वेग के वर्ग के समानुपाती है तो उस केस में जब कण नीचे की ओर आता है और ऊपर की ओर जाता है तो गति की समीकरण क्या होती है कण की। ठीक है, हमने 4 डेरिवेशन पढ़े थे, वेग के समानुपाती और वेग के वर्ग के समानुपाती, यानी n बराबर 1 और n बराबर 2 पर। मैंने आपको बोला था कि ये चारों डेरिवेशन आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि इसी के बेसिस के ऊपर क्या है आपके क्वेश्चंस है। अगर वो डेरिवेशन आपने अच्छे से समझ लिए, कर लिए, तो आपको क्वेश्चंस इजीली समझ में आएंगे, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, देखिए हमारा एग्जांपल नंबर 1 है। एक कण को चिकने क्षैतिज तल पर ऐसे माध्यम में u वेग से फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध प्रति इकाई संहति के लिए वेग का k गुणा है। तो सिद्ध कीजिए कि t समय पश्चात इसका वेग v और इसके द्वारा तय की गई दूरी s ये होगी। क्या कह रहा है, एक कण है और उस कण को कहाँ पर क्षैतिज तल में फेंका जा रहा है किसी माध्यम में। ठीक है, यहाँ ऊर्ध्वाधर नहीं, क्षैतिज दिया, और मैंने आपको बताया था कि क्षैतिज इस तरीके से डिफाइन होता है माध्यम। तो एक कण है जिसको क्षैतिज तल में क्या है, एक क्षैतिज तल से एक माध्यम में फेंका जाता है जिसका वेग क्या है, u है। यानी जिस बिंदु से आप उस कण को जब फेंकोगे तो उसमें वेग क्या होगा, u होगा। ठीक है, जिसका प्रतिरोध क्या है, इकाई से, यानी द्रव्यमान है, उसमें वेग का k गुना है। तो हमें सिद्ध करना है कि t समय बाद उसका वेग और दूरी ये होगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे दिया है कि जो कण है वो क्षैतिज तल में किसी माध्यम में फेंका जा रहा है जिसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है। प्रतिरोध है वो क्या है, वेग का k गुना है। ठीक है, यहाँ देखना वेग का दिया हुआ है, वेग के वर्ग का नहीं। तो यानी जो आपका प्रतिरोध है वो किसके समानुपाती होगा, v के समानुपाती होगा ना। k गुना दिया हुआ है तो r = m k इंटू वी, जहाँ k गुना है समानुपाती स्थिरांक ही होगा इसका, और m क्या कण का द्रव्यमान है। हमें ये प्रूफ करना है कि t समय पश्चात जो मेरे कण का वेग और दूरी ये होगी ना। डायग्राम देखिए, ये एक क्षैतिज तल है, ये बिंदु O है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है, ये बिंदु A है। प्रारंभ में वेग आपको दिया हुआ है u वेग है। ठीक है, जब यहाँ से आप कण को फेंकोगे किसी भी माध्यम में तो वेग क्या है, u है। ये हो गया उसका प्रतिरोध m kV। ये बिंदु P है जहाँ जो किसी समय t पर समय t पर कण की स्थिति को शो करता है, यानी कि जब समय t होगा तो मेरा कण किस पे स्थित होगा, इस बिंदु P पर स्थित होगा, जिसका वेग क्या है, v है, और दूरी क्या है उसकी, s है। क्लियर है, और कण का द्रव्यमान कितना है, m है। नाउ देखो, माना एक m द्रव्यमान के कण को बिंदु O से u वेग के साथ क्षैतिज तल में फेंका जाता है। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया था कि m द्रव्यमान का कण है, उसे इस बिंदु O से क्या है, इस u वेग के साथ क्षैतिज तल में फेंका जाता है। अगर मेरा कण t समय पर इस बिंदु P पर स्थित है तो O की P से दूरी क्या है, s है, और वेग क्या है, v है। एक चीज का ध्यान रखना, आपका x की जगह यहाँ s डिफाइन हो रहा है। आगे बात समझ में, जिस तरीके से x वेरिएबल था उसी तरीके से अब ये s वेरिएबल होगा। क्लियर है ना। तो कण की गति का समीकरण क्या होगा, m, इस कण पर कोई भी बल नहीं लग रहा है, एक चीज का ध्यान रखना, इसलिए mg डिफाइन नहीं होगा। आगे बात समझ में ना, m d2s/dt² = -m kV, ये होगी मेरे इसके कण की गति की समीकरण। ना m से m कैंसिल आउट, ये क्या होगा, d2s/dt² = -में kV। क्लियर है ये चीज ना। ये त्वरण है, त्वरण का एक और मान हमने पढ़ा था, वो क्या होता है, dv/dt। तो इसकी जगह में पुट कर सकती है dv/dt। ना v और t के चरों को अलग अलग कर लीजिए, तो ये हो गया dv/v = -k/dt। दोनों पक्षों का समाकलन कीजिए तो इसका समाकलन क्या होगा, log v -kt + c1। अब स्टार्टिंग पॉइंट पे देखिए, जब मेरा कण इस बिंदु O पर था यहाँ से, तो वेग तो क्या है, u है, और समय क्या है, 0 है, क्योंकि कण यहाँ ये विरामावस्था का पॉइंट है। तो t बराबर तो 0 और वेग क्या है, u है। क्लियर है, तो प्रारंभिक बिंदु O पर t क्या हो गया, 0, और वेग v क्या है, u है। तो c1 का मान क्या आ जाएगा, log u। c1 का मान आप समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। जैसे समीकरण 1 में पुट करेंगे हमारी इक्वेशन होगी log v = -kt + log u। ठीक है, log u को आप इधर ही आइए, log v - log u
यानी log v अपॉन यू इज इक्वल टू माइनस के टी। एंटी लॉग ले लीजिए तो v अपॉन यू क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस के टी, यानी v इज इक्वल टू यू e टू दी पावर माइनस के टी। आपको एक कंडीशन यही प्रूफ करनी थी कि t समय पश्चात कण का वेग हो गया, v क्या शो कर रहा है, वेग को शो कर रहा है t समय, ये तो हो गया कण का वेग ना। अब मुझे ये देखो समीकरण 2 t समय पर कण के वेग को शो करती है। अब हमें दूरी ज्ञात करनी है ना। अगेन इसी समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आप देखिए v है, वेग को शो करता है, इसके वैल्यूज क्या होती है ds ओवर dt। आपने x पढ़ा था, मैंने अभी आपको बता दिया x की जगह s है, क्लियर है, u e टू दी पावर माइनस के टी। चरों को अलग अलग कर लीजिए s और t के, तो आपकी ये इक्वेशन होगी दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। जैसे ही आप दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, देखिए ठीक है, यहाँ पहले तो ds तो क्या हो जाएगा s, ये की का वेरिएबल है, क्या होगा e की पावर माइनस के टी अपॉन में माइनस के, यही होगा इसका समाकलन, प्लस में समाकल स्थिरांक c2। स्टार्टिंग पॉइंट ओ पर ही मेरा जो टाइम है वो भी क्या है, 0 है, और दूरी भी क्या है 0, s बराबर 0 और t बराबर 0, t बराबर 0 पे ये वैल्यू क्या होगी 1, तो c2 क्या हो गया u अपॉन के। c2 का मान आप समीकरण 3 में पुट कर दीजिए, तो आपकी इक्वेशन होगी s इज इक्वल टू माइनस यू अपॉन के e की पावर माइनस के टी प्लस यू अपॉन के। यू अपॉन के कॉमन ले लीजिए, ये आपकी इक्वेशन है। जो t और s क्या थी, दूरी थी, तो t समय पर कण की दूरी को व्यक्त करती है और आपको यही प्रूफ करना था। क्लियर है आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ना। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए आपका, एक कण बिंदु O से a दूरी से विराम अवस्था से O की ओर एक बल के अधीन गतिमान है, जो कि प्रति इकाई द्रव्यमान की दूरी का म्यू गुणा है। क्लियर है। यदि माध्यम का प्रतिरोध वेग प्रति इकाई द्रव्यमान के वेग के वर्ग का k गुणा हो, आई बात समझ में, तो सिद्ध कीजिए कि x दूरी पर वेग का वर्ग ये होगा ना। एक चीज आप देखिए, एक कण है, ठीक है, बिंदु O से a दूरी से विराम अवस्था से O की ओर एक बल के अधीन गतिमान है। यानी आप अगर इसे समझें, ठीक है, ये होगी मेरी एक रेखा, डिफाइन कर रही हूं मैं इसकी ना, ये हो गया इसका बिंदु O और ये हो गया बिंदु A। जो बिंदु A है वो क्या है, विराम अवस्था वाला बिंदु है, विराम अवस्था में है बिंदु, यानी यहाँ वेग 0 होगा, और इसके जो बीच की दूरी दी हुई है वो क्या दी हुई है, a दी हुई है। तो यही कह रहा है कि कण बिंदु O से a दूरी से विराम अवस्था से O की ओर एक बल के अधीन गतिमान है, कि यानी जो मेरा कण है इस O से a दूरी पर स्थित एक बिंदु A जो कि विराम अवस्था में है, इस बिंदु O से A से O की तरफ आ रहा है, और किसकी वजह से, एक बल के द्वारा आ रहा है। आई बात समझ में, मेरा कण है वो इस बिंदु O से a दूरी पर स्थित विराम अवस्था के बिंदु से O पर एक बल के अधीन गति कर रहा है, यानी इस तरफ एक बल के द्वारा आएगा, जो क्या प्रति इकाई द्रव्यमान की दूरी का म्यू गुना है। जो क्या कह रहा है, प्रति इकाई द्रव्यमान का म्यू गुना है। अगर मैं किसी समय t पर कण की स्थिति को इस बिंदु P पर शो करती हूँ, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। दूरी का क्या दिया हुआ इन्होंने, म्यू गुना दिया हुआ है, ठीक है, x है, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू गुना m द्रव्यमान होगा, m म्यू x, यहाँ पर ये बल लगेगा। क्लियर है चीज ना। यदि माध्यम का प्रतिरोध वेग प्रति इकाई द्रव्यमान वेग के वर्ग का k गुना, माध्यम का प्रतिरोध क्या दे रखा आपको, वेग के वर्ग का k गुना है, तो यानी डिफाइन करूं तो क्या हो जाएगा, m k v स्क्वायर, यही होगा। m द्रव्यमान को शो करेगा क्योंकि इन्होंने दिया हुआ है। क्लियर है ये चीज। तो एक कण है वो इस बिंदु O से a दूरी पर स्थित बिंदु A जो कि विराम अवस्था में है, इस बिंदु से O की ओर गति कर रहा है बल के द्वारा, जो क्या है, इकाई द्रव्यमान की दूरी का म्यू गुना है। तो अगर मैं एक बिंदु P डिफाइन करती हूँ t समय पे जिसकी दूरी x है, तो म्यू गुना है, तो ये क्या हो जाएगा, m म्यू x। और माध्यम का प्रतिरोध आपको वेग के वर्ग का k गुना दिया हुआ है, यानी m k v स्क्वायर। तो हमें एक तो ये प्रूफ करना है कि सिद्ध कीजिए कि O से x दूरी पर वेग का वर्ग, O से x दूरी पर क्या स्थित है, बिंदु P स्थित है, और उस पे वेग का वर्ग यानी v स्क्वायर ये होगा, हमें ये प्रूफ करना है। क्लियर है ये चीज। 2k है ये, इंटू x माइनस है e की पावर में। यह भी प्रदर्शित कीजिए कि जब ये प्रथम बार विराम अवस्था में आता है, तब यह दूरी b निम्न से प्राप्त होती है। हमें ये प्रूफ करना है कि जब ये पहली बार अपनी विराम अवस्था में आता है,
ठीक है। तो ये बी, जो भी ये दूरी बी से और उसकी विराम अवस्था बिंदु से हम डिफाइन करेंगे, जिसकी दूरी क्या होगी बी, एक ही तरफ तभी डिफाइन कर देंगे, ये आपको डायग्राम से समझ में आएगा जो मैं बाद में बनाऊंगी, और उसके लिए ये प्रूफ करना है। तो पहले हम ये क्वेश्चंस करते हैं, फिर ये करते हैं। क्लियर है? देखो मैंने आपको जो डायग्राम समझाया था वो यही है, ये बिंदु ओ है, ये बिंदु ए है, ओ से ए के बीच की दूरी क्या दी हुई है, ठीक है, ए दी हुई है, इस तरफ आ रहा है। ये टी समय पर बिंदु पी है जिसकी ओ से दूरी तो एक्स और वेग क्या है, वी है। दो बल लग रहे हैं, एक तो है एम म्यू एक्स और दूसरा है एम वी स्क्वायर के। क्लियर है? ये जो आपको दिया था मैंने अभी डायग्राम समझा दिया। नाउ माना ओ क्या है, एक स्थिर बिंदु है, तो हमने माना कि ओ एक स्थिर बिंदु है, एक बिंदु ए से ए दूरी, एक बिंदु ए ओ से ए दूरी पर स्थित है। क्लियर है? आपको यही दिया हुआ है कि जो ओ क्या है, एक स्थिर बिंदु है, और जो ए है वो ओ से क्या है, ए दूरी पर स्थित कोई बिंदु है। एक एम द्रव्यमान का कण विराम अवस्था से बिंदु ओ की ओर एक बल के अधीन है। एक कण है जिसका द्रव्यमान क्या है, एम है, और वो विराम अवस्था से बिंदु ओ की ओर गति कर रहा है एक बल के द्वारा। हमने मान लिया कि टी समय पर जो मेरे कण की स्थिति वो किस पे, बिंदु पी पर है, जहां ओपी इज इक्वल टू क्या है, एक्स है, और कण का वेग वी है। क्लियर है ये चीज? नाउ अब इस बिंदु पी पर दो बल कार्य कर रहे हैं, एम म्यू एक्स और एम वी स्क्वायर के। देखिए अब इस बिंदु पी पर दो बल कार्य थे। पहला है एम म्यू एक्स, एक्स की घटती हुई दिशा में। कैसे घटती हुई दिशा में? देखिए जब कण मेरा यहाँ से इधर की तरफ जाएगा तो एक्स जो है वो पॉजिटिव मान को डिफाइन करेगा, उसका जो बल है, और इधर की तरफ आएगा तो माइनस में डिफाइन होगा, यानी विपरीत दिशा में। इधर से जब इधर की तरफ आता है कोई भी कण, ठीक है, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाती है, उसकी अपोजिट साइड में हो जाती है, इसलिए साइन कैसा डिफाइन होता है, माइनस में। ये बल तभी लग रहा है जब मेरा कण यहाँ से ओ की तरफ आ रहा है, विपरीत दिशा में आ रहा है, तो कौन सा बल लग रहा है, एम म्यू एक्स लग रहा है। ठीक है, तो ये एक्स की क्या है, घटती दिशा में, अपोजिट साइड में, यानी माइनस में। क्लियर है? और दूसरा है एम वी स्क्वायर के, जो कि विराम अवस्था में प्रतिरोध उसका वेग के वर्ग का समानुपाती। क्लियर है ये चीज? नाउ तो बिंदु पी पर कण की गति का समीकरण क्या होगा, एम डी स्क्वायर एक्स और डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम यू एक्स। ये माइनस क्यों लिया, मैंने अभी आपको बताया था कि जो मेरा कण है वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से विराम अवस्था से इस तरफ आ रहा है, अपोजिट साइड में आ रहा है, विपरीत दिशा में। और जब विपरीत दिशा में आता है तो उसका कौन से साइन में डिफाइन होता है, नेगेटिव साइन में डिफाइन होता है, यानी ये बल जो बल लगेगा आपका वो किसमें है, नेगेटिव में। क्लियर है? तो माइनस एम यू एक्स प्लस एम के वी स्क्वायर। एम कॉमन ले लीजिए, एम से एम कैंसिल आउट, ये इक्वेशन। नाउ डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर त्वरण का मान है, जिसका एक मान क्या होता है, वी डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू के वी स्क्वायर माइनस म्यू एक्स। मैं इस वी डी वी ओवर डी एक्स को लिख सकती हूँ 1/2 डी ओवर डी एक्स इंटू वी स्क्वायर। क्यों है, देखिए डी ओवर डी एक्स, जब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करूंगी तो वी स्क्वायर का तो क्या हो गया 2v, और एक्स के सापेक्ष करूंगी तो डी वी ओवर डी एक्स हो गया। तो वी डी वी ओवर डी एक्स का मान क्या आ गया, यहाँ से 1/2 डी ओवर डी एक्स इंटू वी स्क्वायर लिख सकती हूँ इसे। क्लियर है? नाउ अब 2k वी स्क्वायर को इधर ले आई तो माइनस 2k वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 म्यू एक्स, जो क्या एक रैखिक अवकल समीकरण है। मैंने आपने सेकेंड ईयर में पढ़ी होगी रैखिक अवकल समीकरण, जो हमने ये लिखी थी dy ओवर dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू में x होता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी x है। नाउ यहाँ आपको y की जगह क्या दे रखा है, वी स्क्वायर दे रखा है, यही तो है, p कोई भी मान ये हो गया, और ये है वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एक्स। जब ये रैखिक अवकल समीकरण होती थी तो हम इसका क्या निकालते थे, हल निकालते थे। आप अपने सेकेंड ईयर में पढ़ लेना, चेक कर लेना, समझ में आ जाएगा। तो इसका हल ज्ञात करने के लिए पहले क्या करते थे, समाकल गुणांक निकालते थे, जो क्या होता था, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, और p आपका ये मान होता था। समाकल गुणांक निकाल लिया तो इसका हल क्या देते थे, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर, यानी समाकल गुणांक इज इक्वल टू इंटीग्रेशन qx समाकल गुणांक dx प्लस में c, यही होता था। यहाँ y की जगह आपका क्या दे रखा है, वी स्क्वायर। अगर आप कंपैरिजन करके देखो तो आपकी इक्वेशन इसी फॉर्म की तो है, सिर्फ y की जगह क्या है, वी स्क्वायर ही तो है। क्लियर जी? रैखिक अवकल समीकरण है, हल ज्ञात करोगे तो सबसे पहले क्या निकालोगे, समाकल गुणांक, जो क्या होता है e की पावर p dx, p का मान क्या है -2k, जो कि कांस्टेंट वैल्यूज है। क्लियर है ये चीज? नाउ
समाकल गुणांक e की पावर p dx यानी e की पावर -2k इंटू dx, जो क्या हो गया e की पावर -2kx, ठीक है। और हल क्या देते थे हम यहाँ पर, देखिए y इंटू इंटीग्रल फैक्टर, y की जगह क्या है v स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा v स्क्वायर इंटू इंटीग्रल फैक्टर क्या है e की पावर -2kx। उसके बाद था इंटीग्रेशन ऑफ qx इंटू समाकल गुणांक dx प्लस में कांस्टेंट c, तो qx क्या है -2μx, समाकल गुणांक है e की पावर -2kx dx प्लस c। क्लियर है ये चीज। नाउ माइनस के 2μ कांस्टेंट है, बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से, अंदर क्या बचेगा x e की पावर -2kx dx प्लस में c, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट पार्ट मान लिया, ये सेकंड पार्ट। तो समाकलन करोगे जब आप फैक्टर से, फर्स्ट और सेकंड से आप सोल्व कर लेना, क्योंकि आपको पता ही है जैसे इसको फर्स्ट इंटू सेकंड की फॉर्म से समाकल को सोल्व करोगे आपको ये इक्वेशन मिलेगी। क्लियर है ये चीज। आगे बात समझे, यानी v स्क्वायर इंटू ई की पावर -2k, फर्स्ट इंटू सेकंड की फॉर्म से आप सोल्व कर लेना, समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से है। यहाँ से 2k कॉमन ले लो, जैसे आप माइनस के 2k कॉमन लोगे माइनस माइनस प्लस और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हो गया v स्क्वायर इंटू ई की पावर -2kx इज इक्वल टू म्यू अपॉन के x ई की पावर -2kx प्लस ई की पावर -2kx अपॉन 2k स्क्वायर प्लस में c। अब स्टार्टिंग पे देखिए आप, क्या अगर हम बात करते हैं कारण ओ बिंदु O से कहाँ पे जा रहा है, A की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ वेग तो क्या हो गया है 0 है, और O से जब इधर है तो इसकी दूरी क्या दी हुई है a दी हुई है। O पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो वेग तो 0 है और दूरी कितनी है a है, सॉरी बिंदु A पर, क्योंकि विराम सॉरी A से आ रहा है O की तरफ, A से O की तरफ आ रहा है, ये कि क्या है पॉइंट विराम अवस्था का बिंदु है, तो यानी यहाँ तो क्या हो गया v बराबर 0 और दूरी क्या है a है, विराम अवस्था से O की तरफ गति कर रहे हैं। तो प्रारंभ में a पर क्या हो गया x इज इक्वल टू a और v इज इक्वल टू 0। समीकरण 1 में जब आप x इज इक्वल टू a और v इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, ये तो कम्प्लीटली 0, यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा a, तो c का मान आ गया c इज इक्वल टू -μ अपॉन k इंटू a e टू दी पावर -2ka प्लस e टू दी पावर -2ka अपॉन में 2k स्क्वायर। क्लियर है, आपको यही मान मिलेगा। ये C1 का मान समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। C1 का मान जैसे आप समीकरण 1 में पुट करोगे तो आपकी इक्वेशन होगी v स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर -2kx, कंप्लीटली ये मिलेगी C1 का मान समीकरण 1 में पुट करने पर। नाउ अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, इस टर्म में से और इस टर्म में से, दोनों में से क्या आ रहा है कॉमन, e की पावर -2kx कॉमन ले लिया, इन दोनों में से -e की पावर -2ka कॉमन आ रहा है, वो हमने ले लिया, ठीक है। अब कंप्लीट में e की पावर -2kx से भाग दे दीजिए, जैसे आप e की पावर -2kx से भाग देंगे यहाँ पर कैंसिल आउट, यहाँ पे भी कैंसिल आउट, यहाँ अपॉन में ऊपर जाके क्या हो गया +2kx यानी 2k इंटू x माइनस a। क्लियर है ये चीज। नाउ ये हो गया μx अपॉन के, ये हो गया -μa अपॉन के इंटू ई टू दी पावर 2k x माइनस a, और इस टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है म्यू अपॉन 2k स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 1 माइनस ई टू दी पावर 2k इंटू एक्स माइनस a। ये क्या वेग का वर्ग x दूरी पर, और हमें यही प्रूफ करना था कि x दूरी पर वेग का वर्ग ये होगा, प्रूफ कीजिए। देखिए आपका ये रहा, क्लियर है। तो x दूरी पर वेग का वर्ग तो क्या हो गया है, प्रूफ हो चुका है। आगे बात समझ में ना। अब देखिए वो क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि जब कण प्रथम बार विराम अवस्था में आता है तब ये दूरी b निम्न से प्राप्त होता है। कि कण जब पहली बार अपनी विराम अवस्था में आ रहा है, ठीक है, विराम अवस्था में आ रहा है, तो अगर दूरी b है तो उस दूरी b से ये कंडीशन हमें फाइंड होती है। क्लियर है ना। अब o से a की तरफ तो हमने डिफाइन कर चुके थे, आगे बात समझ में ना। अब देखिए बिंदु O पर कण का वेग, जहां अगर O के ऊपर बात करें तो O पर x का मान क्या है 0 है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, ये इक्वेशन मिलेगी, यानी वेग 0 नहीं है। और अगर वेग 0 नहीं है, यहाँ पर बिंदु O के ऊपर बात करें, क्योंकि O के ऊपर तो दूरी तो क्या रहेगी 0 रहेगी, x बराबर 0, क्योंकि P तक की दूरी x है, बिंदु O पर तो कोई दूरी डिफाइन नहीं है, यहाँ तो x क्या हो गया 0 हो चुका है, ठीक है। तो बिंदु O पर कण का वेग क्या है 0 है,
x बराबर 0, यहाँ x बराबर 0 पुट कीजिए, आपको ये इक्वेशन मिली। एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती है, तो यानी वेग क्या है, 0 नहीं है। और अगर वेग 0 नहीं है तो इसका मतलब है कि जो मेरा कण है वो तक अभी विराम अवस्था में नहीं आया है, क्योंकि अगर कण विराम अवस्था में आता तो वेग क्या हो जाता है, 0 होता है। लेकिन यहाँ वेग 0 नहीं हुआ है, तो यानी कण विराम अवस्था में O तक नहीं आता है। क्लियर है? अब O तक तो विराम अवस्था में नहीं है, A तक का तो पहले डिफाइन था, तो यानी वो O को पार करके किसी बिंदु पे आगे जाएगा और उस बिंदु पर वो विराम अवस्था में आएगा। क्लियर है? तो यानी वो O से आगे की तरफ जाएगा इधर। क्लियर है? तो ये डायग्राम देखिए, ये O हो गया पॉइंट, ये A हो गया है। ठीक है, अब इस पर तो वेग का मान 0 नहीं आया है, और अगर इस पर वेग का मान 0 नहीं है, इसका मतलब ये तो विराम अवस्था नहीं है, तो यानी जो मेरा कण है वो अब इसको पार करके आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, अब ये दूरी तो क्या थी, x से p पे, अगर इधर की तरफ डिफाइन कर रही हूं मैं, विपरीत दिशा में डिफाइन कर रही हूँ, तो दूरी किस में डिफाइन होगी, माइनस में डिफाइन होगी। क्लियर है? अब इन्होंने क्वेश्चन में इंक्लूड करके दिया है कि दूरी b से, तो अगर इधर की तरफ आ रहा है, दूरी किस में डिफाइन होगी, माइनस में डिफाइन होगी, तो यानी यहाँ पे दूरी क्या होगी, माइनस के b होगी। क्लियर है? इधर की तरफ जाएंगे तो दूरी पॉजिटिव होगी, x की जगह b डिफाइन किया हुआ है, तो हमने अगर ये x लिया था, यानी यहाँ पर x इज इक्वल टू b था, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो दूरी क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। क्लियर है? अब इस बिंदु तो B से O की दूरी होगी माइनस के B, नेगेटिव, इधर की तरफ पॉजिटिव थी। क्लियर? अब वो O पर विराम अवस्था में नहीं था, यानी O को पार करके वो क्या है, विराम अवस्था के किसी बिंदु पर आता है, तो हमने मान लिया कि ये बिंदु विराम अवस्था पर वेग क्या है, 0। आगे बात समझ में ना, तो माना कण O को पार करने के पश्चात प्रथम बार विराम अवस्था में बिंदु V पर आता है। O पर तो विराम अवस्था में नहीं था, तो यानी जो मेरा कण है वो O को पार करके पहली बार विराम अवस्था में बिंदु B पर आता है, तो हमने मान लिया कि O से B के बीच की दूरी माइनस में B, यानी x बराबर क्या, माइनस B। और मैं बता चुकी हूँ माइनस क्यों लिया है, क्योंकि ये दूरी x से पॉजिटिव, अब इधर अपोजिट साइड में डिफाइन करोगे तो दिशा कैसी होगी, नेगेटिव में है, इसलिए दूरी किस में डिफाइन हुई है, नेगेटिव में। अगर इधर की तरफ डिफाइन करते तो ये प्लस का भी होता। अब विराम अवस्था में आया इस बिंदु B पर, तो वेग का मान क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है ये चीज ना? तो यानी x बराबर तो हो गया माइनस के b और v बराबर 0। जो ये समीकरण 2 थी, इसमें x बराबर माइनस b पुट कर दीजिए और v बराबर 0। जैसे v बराबर 0 पुट करोगे, ये तो क्या हो गया, 0, x की जगह माइनस बी, माइनस म्यू बी अपॉन के, यहाँ पर ये भी क्या हो गया, माइनस बी एज इट इज, और यहाँ पे भी x की जगह माइनस बी। क्लियर है? अब मैं क्या कर रही हूँ, कंप्लीट को e की पावर 2bk से गुणा कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, माइनस म्यू बी अपॉन के इंटू ई टू दी पावर 2bk। क्लियर है ना? माइनस म्यू ए अपॉन के इंटू ई टू दी पावर माइनस 2k, क्योंकि 2bk प्लस और माइनस का 2k भी कैंसिल आउट, क्या बचेगा, माइनस 2k। ये 1 से करोगे तो म्यू अपॉन 2k स्क्वायर ई टू दी पावर 2bk, इससे करोगे तो माइनस 2k भी और प्लस 2bk कैंसिल आउट, क्या बचेगा, माइनस म्यू अपॉन 2k स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस 2k इज इक्वल टू 0। क्लियर है? नाउ अब देखिए इन दोनों में से तो क्या कॉमन आ रहा है, माइनस म्यू माइनस के ई टू दी पावर माइनस 2k कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में से माइनस ई टू दी पावर माइनस 2k कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा, म्यू ए अपॉन के प्लस म्यू अपॉन 2k स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस 2k। क्लियर है? आगे बात समझ में। और यहाँ दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2bk, तो माइनस के 2bk कॉमन लोगे तो बचेगा माइनस म्यू बी अपॉन के माइनस म्यू अपॉन 2k स्क्वायर। एक तरफ हमने क्या कॉमन लिया, e की पावर माइनस 2ka, और एक तरफ हमने कॉमन ले लिया e की पावर 2bk। क्लियर है? नाउ अब ये वैल्यूज तो यही की है, इसको उधर लेके जाओगे क्योंकि माइनस में है, इधर ले जाओ तो ये वैल्यूज माइनस में रहेगी एज इट इज। क्लियर है? हमने यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन इसलिए लिया ताकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, दोनों तरफ वैल्यूज एज इट इज है आपकी। यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं म्यू अपॉन 2k स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, म्यू अपॉन 2k स्क्वायर कॉमन लिया, 1 माइनस 2k बी इंटू ई की पावर 2bk। यहाँ से म्यू अपॉन 2k स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस 2ak इंटू ई टू दी पावर माइनस 2k, म्यू अपॉन 2k स्क्वायर वैल्यूज कैंसिल आउट, ये बचेगी, और यही हमें क्या थी, प्रूफ करना था।
क्लियर है ये चीज, आ गई होगी आपको समझ में। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। नाउ अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। एम संहति का एक कण गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे माध्यम में होकर गिर रहा है कि जिसका प्रतिरोध वेग का म्यू गुना है। वेग का म्यू गुना दिया हुआ है, ठीक है। यदि कण विराम अवस्था में डाला जाए तो सिद्ध कीजिए कि t समय में गिरी हुई दूरी ये होगी। मेरा एक कण है जिसका द्रव्यमान क्या है, m द्रव्यमान है, उसे गुरुत्वाकर्षण के द्वारा नीचे की तरफ गिराया जा रहा है, और जब उसे आप नीचे की तरफ गिरा रहे हो तो उसका जो वेग है वो क्या है, म्यू गुना दिया हुआ है। क्लियर है। नाउ अगर कण को विराम अवस्था से, यानी जिस पॉइंट से आप गिरा रहे हो तो वो पॉइंट कैसा है, विराम अवस्था में, तो वहां पे वेग क्या होगा, 0। तो अगर उसे विराम अवस्था पे गिरा रहे हो तो t समय में जो दूरी होगी, यानी जो आप x डिफाइन करते हो कुछ भी, वो ये होगी। ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर है। नाउ ये देखिए मेरा डायग्राम है, ये बिंदु A है, यहाँ आप बिंदु B डिफाइन कर लीजिए B। कण को इस बिंदु से गुरुत्वाकर्षण के द्वारा नीचे गिराया जा रहा है, तो जो ये बिंदु किसमें, विराम अवस्था में है, तो विराम अवस्था में वेग क्या हो गया, 0 हो गया। किसी समय t पर मैंने मान लिया कण की स्थिति किससे, बिंदु P पर स्थित है। इस बिंदु P की A से दूरी तो क्या है, x है, और वेग क्या है, v है। क्लियर है। अब दिया हुआ प्रतिरोध क्या, वेग का म्यू गुना है, तो वेग तो क्या है, v, वेग के वर्ग का नहीं दिया हुआ है, सिर्फ वेग का, तो प्रतिरोध क्या आ गया, r बराबर म्यू v। क्लियर है। और ये कण का हो गया बल। नाउ माना एक m द्रव्यमान के कण को विराम अवस्था से बिंदु A से गिराया जाता है, कि मेरा कण है जिसका द्रव्यमान कितना है, m है, और उसको विराम अवस्था यानी बिंदु A से क्या है, नीचे की ओर गिराया जाता है। आगे बस में नाउ उसके माना कि t समय पर जो मेरा कण है वो किस पे स्थित है, बिंदु P पर स्थित है, जिसकी A से दूरी तो क्या है, x है, और वेग क्या है, v है। तो इस बिंदु P पर कण की गति का समीकरण क्या होगा, md² x/dt² इज इक्वल टू mg माइनस के म्यू v। क्लियर है। mg कॉमन ले लीजिए, ये इक्वेशन मिलेगी, m से m कैंसिल आउट, d² x/dt² इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस म्यू अपॉन mg इंटू v। यहाँ देखिए मैंने m क्यों नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्रतिरोध वेग का म्यू गुना दिया हुआ है, ये नहीं कह रहा है कि द्रव्यमान का या इकाई संहति कण के का गुना है। आगे बस में इसलिए यहाँ m डिफाइन नहीं किया है, इस चीज का ध्यान रखना। नाउ ये इक्वेशन होगी। अगर मैं हमने माना कि कण का अंतिम वेग क्या है, कैपिटल V, जो कि अचल वैल्यू है, तो त्वरण क्या हो जाता है, 0। जैसे त्वरण 0 हो गया है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1 माइनस म्यू अपॉन mg इंटू v। तो v का मान क्या हो गया, mg अपॉन म्यू। समीकरण 1 में v का मान पुट कर दीजिए, तो समीकरण 1 क्या हो गया आपकी, d² x/dt² इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। त्वरण का एक मान क्या होता है, dv/dt, जो मैंने पुट कर दिया, v एलसीएम ले लिया, तो g अपॉन v इंटू v माइनस v। चरों को पृथक कर लीजिए, v के और t के चरों को पृथक करने पर, तो dv/v माइनस v इज इक्वल टू g अपॉन v इंटू dt। दोनों पक्षों का समाकलन कीजिए, तो माइनस v है, स्मॉल v के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो और कैपिटल V क्या है, कांस्टेंट है, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, log v माइनस v। क्लियर है ये चीज। इसका समाकलन क्या हो गया, g अपॉन gt अपॉन v प्लस c1। c1 क्या है, एक समाकल स्थिरांक है, समाकल स्थिरांक है। नाउ कंडीशन फाइंड कीजिए। स्टार्टिंग पॉइंट A पर, स्टार्टिंग पॉइंट जो A है इस पर वेग क्या है, 0 है, और टाइम भी क्या होगा, 0 होगा, यानी t बराबर 0 और स्मॉल v बराबर भी 0। स्मॉल v बराबर 0, t बराबर 0 पुट करोगे तो c1 का मान क्या हो जाएगा, माइनस के log v। यही होगा। क्लियर है। समीकरण में c1 का मान पुट कर दीजिए, ये इक्वेशन होगी हमारी। log v को इधर ले, log a माइनस log v, log a अपॉन v। क्लियर है। एंटी लॉग लीजिए तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, v अपॉन v माइनस v इज इक्वल टू e टू द पावर gt अपॉन v। एंटी लॉग ले लिया, वैल्यूज को अपोजिट साइड में कर दीजिए, तो ये क्या होगा, e की पावर माइनस gt अपॉन v। v को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो v माइनस v इज इक्वल टू v e टू दी पावर माइनस gt अपॉन v। v को इधर ले जाइए और इस वैल्यूज को इधर ले आओगे तो वेग है v, इसकी वैल्यूज ये आ चुकी है।
क्लियर है। वेग v का मान क्या होता है dx ओवर dt, पुट कर दीजिए और वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए, चरों को x और t के चरों को जब पृथक करोगे तो पृथक करने पर दोनों तरफ समाकलन कीजिए, तो x dx का समाकलन x, इस v कांस्टेंट है, इसके साथ समाकलन क्या होगा t, e की पावर माइनस जी टी अपॉन वी का समाकलन t के सापेक्ष करना है तो e टू दी पावर माइनस जी टी अपॉन वी अपॉन माइनस जी अपॉन वी, माइनस माइनस प्लस वी स्क्वायर अपॉन जी, ई टू दी पावर माइनस जी टी अपॉन वी प्लस सी टू समाकलन। अब स्टार्टिंग पॉइंट पे हम बात करते हैं तो ए जो कि विराम अवस्था में है तो उस पर दूरी भी क्या होगी, यहाँ पर पॉइंट पर वो x भी 0 होगा और टाइम भी क्या है 0, तो x बराबर 0 और t बराबर 0, पुट कर दीजिए x बराबर 0 t बराबर 0, तो C2 का मान क्या हो गया माइनस वी स्क्वायर अपॉन जी। समीकरण 4 में आप C2 का मान पुट कर दीजिए, ये इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर। कंप्लीट में से वी स्क्वायर अपॉन जी कॉमन ले लीजिए, जैसे ही कंप्लीट में से वी स्क्वायर अपॉन जी कॉमन लिया आपकी ये इक्वेशन मिली। अभी जब हमारा अंतिम वेग v था तो हमने कैपिटल V का मान निकाला था और कैपिटल V का मान जो था वो हमारा क्या था यहाँ पर mg अपॉन में म्यू, तो इस समीकरण में आप कैपिटल V का मान पुट कर दीजिए mg अपॉन म्यू, एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर जी, यहाँ जी टी ये क्या होगा म्यू अपॉन एम जी, यहाँ पर भी पुट कर दीजिए, कैंसिल आउट, ये वैल्यूज बचेगी। x क्या थी, दूरी थी t समय पर जो हमें प्रूफ करना था। क्लियर है, आगे समझ में, ये आपके एग्जाम्पल्स थे। अगर इन एग्जाम्पल्स में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना, बाकी के आगे नेक्स्ट लेक्चर में।